सभी को नमस्कार। मंच पर आसीन मुख्य अतिथि आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी, डॉक्टर सुबोध कुमार शुक्ला जी, श्री प्रदीप कुमार राव जी, कुलसचिव महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय एवं इस कार्यक्रम के कन्वीनर, और डॉक्टर हरकेश यादव जी जो संचालक हैं, और सभा में उपस्थित वरिष्ठ गोरखपुर के नागरिक और विद्वान जो हैं, और सारे इस इंस्टीट्यूट के जो शिक्षकगण और एवं छात्र, आप सभी को मैं अभिनंदन करता हूं। मुख्य रूप से मैं आयुर्वेद के व्यक्ति होने के कारण उस संबंध में कुछ आपके सामने लाना चाहता हूं। सर्वप्रथम मैं एक व्यक्ति को अभिनंदन देना चाहता हूं, उसका कारण बताते हुए। किसी भी कॉन्फ्रेंस, किसी भी सभा या कोई भी कार्यक्रम होने के बाद वो कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से हो जाती है, और उसके बाद 3-4 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद हम उसके बारे में भूल जाते हैं। लेकिन उस कार्यक्रम या कॉन्फ्रेंस या संगोष्ठी में जो चीज, जिसके उद्देश्य से हम लोग उस कॉन्फ्रेंस को किया है, उसका क्या महत्व है, जब उसका कोई लिखित रूप से हम पुस्तक के रूप से जब प्रकाशित करते हैं, वो हमेशा के लिए वो होती है, आने वाला पीढ़ियों के लिए वो एक मार्गदर्शन बन जाती है। हम रहे या नहीं रहे, वो पुस्तक रहेगा। यही कारण है हमारे जो पूर्वज वाल्मीकि रामायण, वशिष्ठ महर्षि या और अन्य महर्षियों ने, वेदव्यास जैसे व्यक्तियों ने, मनीषों ने लिखित पद पांडुलिपियों में लिखित रूप से वेदों को और उपनिषदों को हमारा सामने रखा था। वो आज भी उपस्थित है, कुछ नष्ट हुआ वो अलग बात है, लेकिन कुछ तो हमारा सामने है, जिसके कारण से हम लोग आज भी उस हिंदू परंपरा को आगे बढ़ाने में सक्षम हैं। तो इस कुंभ के परिप्रेक्ष्य में, कुंभ के बारे में यूट्यूब चैनल्स में सब पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड आप सभी जानते हैं, कोई बताने का जरूरत भी नहीं है। पूरा हमारा सामने है, कितने लोग आए हैं, कितना उसका है, और कुछ जो उसको अपोज जो कर रहे हैं वो भी उनके मतलब क्या विषय है वो भी सबके सामने है। लेकिन कुंभ के महत्व को लेकर के इसको एक लिखित रूप में लाने का जो प्रयास किया है, जो प्रदीप कुमार राव जी, जो हमारे जो कुलसचिव महोदय हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सर, आपको अभिनंदन भी करना चाहता हूँ, और मैं स्वतंत्र रूप से आप सभी के तरफ से प्रदीप राव जी को अभिनंदन करता हूँ सर। तो ये प्रदीप राव जी के अंतर्गत मैंने एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर को देखा हूँ। बहुत कुछ कुंभ के बारे में चर्चा करेंगे 2 मिनट। तो विश्वविद्यालय, महायोगी विश्वविद्यालय में हम लोग पिछले जनवरी में एक कॉन्फ्रेंस किया था, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, जिसमें विदेशों से भी और अपने देश के अन्य क्षेत्रों से भी काफी लोग आए हैं। और उस कार्यक्रम को आयोजन करने में प्रदीप राव जी का एक विशेषता, उनके जो अनुभव, उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन मैंने देखा, और
उनका सहयोग भी अच्छे काम करने के लिए। दूसरा, उस संगोष्ठी का टाइटल यदि आप देखेंगे, आयुर्वेद, नाथ संप्रदाय एवं योग। आयुर्वेद के ऊपर बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस हुआ है, BHU में भी होता है और अन्य जगहों में भी होता है, योग के ऊपर भी हो रहा है, लेकिन नाथ संप्रदाय पर पहली बार हम लोग किया है। उसी पहलू में, उसी रास्ते पर कुंभ के परिप्रेक्ष्य में पहली बार एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी करना और उसको लिपिबद्ध करना और उसमें अनेक लेखन उसमें प्रस्तुत करना, वो एक अपने में एक विशेषता दर्शाती है। सो देयर इज नो वर्ड्स टू raise the importance of Kumbh and the importance of Hindu parampara, but we will discuss here in upcoming scientific session 1 PM the scientific ways, the scientific approach, जो साइंटिफिक रूप से कुंभ का आयुर्वेद की तरफ से क्या उद्देश्य था और आयुर्वेद कुंभ को कैसा प्रस्तुत किया। अभी तक आपने ये देखा होगा, कुंभ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इसमें आरोग्य और हेल्थ के संबंध में कोई रोल नहीं होगा, लेकिन आयुर्वेद में प्राचीन काल में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता में गंगा नदी के जो प्रवाह में थेरापेटिकली उस जल का थेरापेटिक वैल्यू हमारा स्किन पर, हमारा शरीर पर कैसा प्रभाव देती है, वो हम 1 बजे विस्तार रूप से चर्चा करें। अभी हम लोग इस कार्यक्रम के इनॉग्रेशन सेशन में बस इतना ही देखना चाहते हैं। तो इस संदर्भ में कुंभ एक ऐसा आयोजन है जिसमें जो इस ग्रंथ के प्रथम पृष्ठ पर मैं पहली पेज पढ़ा हूँ, क्योंकि अभी जस्ट मुझे मिला है एक ग्रंथ, इसमें महाराज जी ने ये लिखा है, कुंभ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम अनेकता में एकता प्रस्तुत कर सकते हैं। अनेकता में एकता क्या है? जैसे भारतवर्ष में ही आप देखिएगा, दक्षिण भारत में अलग भाषा है, वहाँ के लोग अलग प्रकार के हैं, उत्तर भारत में एक अलग विशेषता है, यहाँ हमारा हिंदी भाषा है। तो हमेशा भाषा को लेकर के हम लोगों के बीच में कुछ दुश्मनी पैदा होती है। और सांस्कृतिक भारत, जो नीचे हम जिस रूम में बैठे हैं, सांस्कृतिक भारत का एक मैप भी मैं देखा हूँ, उसमें जितना नेपाल से लेकर के इंडोनेशिया, श्रीलंका, बहुत सारे सांस्कृतिक भारत के अंदर जो क्षेत्र अभी भी है, उसमें अभी भी वो कल्चर है। उन सभी साथियों को लेकर के कुंभ कैसा एक सांस्कृतिक एकता को दर्शाता है और वो एक कारण बन जाती है, वो अभी हम लोग आपके सामने इतने सारे विद्वान जनों के माध्यम से देखेंगे। दूसरा चीज जो है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, आयुर्वेद के शास्त्र के अनुसार ग्रहों के प्रभाव हम लोग के ऊपर बहुत ज्यादा होती है, जिसके माध्यम से हम ज्योतिष शास्त्र में फलाना समय इस तरह से होगा, ये तय होगा, ये मुहूर्त है, ये शादी इस तरह से करना चाहिए, ये सब भी है। आयुर्वेद में भी बताया फलाना राशि में जो व्यक्ति पैदा होता है उनको ये रोग हो सकता है। मतलब ये ग्रहों की, जैसे आप मैग्नेटाइट आप देखते हैं, जो आयरन को पकड़ने वाला मैग्नेटाइट, उसी तरह से मैग्नेटिक पावर हर ग्रह में होता है, हर प्लैनेट में होता है। इस कुंभ के लग्न में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पति, जुपिटर, सन, सूर्य ग्रह जो बहुत बड़े ग्रह है, और उसके साथ चंद्रमा, ये सभी एक सर्किल में आ जाएगा, एक लाइन में आएगा। इस कारण से इसके प्रभाव मनुष्यों के ऊपर बहुत अधिक पड़ती है। इस समय
पृथ्वी के ऊपर जो तरल रूप से रहने वाली जो है वो जल, वाटर जो है भूमि के ऊपर प्रवाहित रूप से समुद्र में होने दीजिए, नदियों के माध्यम से होने दीजिए। वाटर जो है, वाटर इज ए फ्लोइंग मीडियम, मतलब पानी जो है, जल जो है, एक जगह से दूसरे जगह अपनी गति से चलती है। तो जब चलती है तो उसमें एक मैग्नेटिक पावर रिसीविंग करने का कैपेसिटी होती है ग्रहों के माध्यम से। वो मैग्नेटिक पावर जब उस कुंभ में उस समय स्नान करते हैं तो मनुष्य के ऊपर वो प्रभाव पड़ती है। यही कारण हमारा जो वेदों में, शास्त्रों में, हिंदू परंपरा में जितना भी जो चीज बताया गया वो हमारे आयुष को बढ़ाने के लिए, सुखायु को बढ़ाने के लिए, सुखायु माने हेल्थी लाइफ को विदाउट एनी डिफिकल्टी बढ़ाने के लिए बताया गया। तो भगवान सूर्य को प्रत्यक्ष देव मानते हैं, बाकी कोई देवता दिखते नहीं। हम लोग अपने मन से प्रार्थना करते हैं। जो सूर्य जो है, सूर्य भगवान हमेशा हमको रोज सुबह शाम को दिखता है, और उस सूर्य भगवान की जो किरणें, जो सन रेस, जो अर्ली मॉर्निंग जो आता है और सनसेट इवनिंग टाइम में जो आएगा, उसमें विटामिन डी हमारे शरीर में उत्पन्न होने का एक कारण बन जाता है। इसलिए सूर्य नमस्कार करने का विधि जो है ब्राह्मी मुहूर्त में और सूर्योदय काल में और सूर्यास्तमय काल में बताया, और भी कुंभ में स्नान करके उस समय हम सूर्य को नमस्कार करेंगे। उसकी महत्व कुछ अलग चीज है। जैसे ही हमारा जो कन्वीनर महोदय प्रदीप राव जी ने कहा, कुंभ एक समय के लिए नहीं, कुंभ हमेशा चले, ये सत्य है। कुंभ जो है एक समय में एक अच्छा चीज है, लेकिन हमेशा जो है हमारा जीवन में कुंभ की विशेषता को एक, हम जैसे सुबह सूर्योदय काल में सूर्य नमस्कार करना, कुंभ इलाहाबाद प्रयागराज नहीं जाएंगे, लेकिन हम अपने घर में ही सूर्य नमस्कार सुबह और शाम को करेंगे, उसमें हमें विटामिन डी मिल जाती है। मतलब कुंभ अपने में एक विशेषता दर्शाती है। हिंदू परंपरा में जितना भी है वो उनके पीछे एक आरोग्य के मूल तत्व आयुर्वेद के माध्यम से हमारा परंपरा में एक निगूढ़ अर्थ के साथ विथ ए मीनिंगफुल लाइफ स्टाइल इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। उसी को हम वेद कहते हैं। अथर्ववेद का या ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। आयुर्वेद जो है आयुः वेदः, दो शब्दों से बना। जो आयुष, जो लाइफ स्पैन होती है, उसके संबंध में जो भी चर्चा होगा वो आयुर्वेद में आपको मिलती है। तो आयुर्वेद ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, योग एवं नाथ संप्रदाय, ये चार विषय दुनिया में किसी भी जगह पर नहीं है, ये केवल भारतवर्ष में ही है। भारतवर्ष से हम पूरा दुनिया को प्रस्तुत कर सकते हैं, इसको साइंटिफिकली। ये एक संगोष्ठी, अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी, उसके लिए एक माध्यम होती है। आने वाला पीढ़ी, आप लोगों में जो बैठे हैं पीछे स्टूडेंट्स, आगे जाकर के आप लोग भी इसको आगे बढ़ाएंगे। यही कारण है प्रदीप राव जी इस संगोष्ठी करने का उनका मुख्य उद्देश्य। तो ये संगोष्ठी के माध्यम से हम एक सीख ले सकते हैं। वी कैन लर्न मेनी थिंग्स रिगार्डिंग द कुंभ एंड आल्सो इसका जो है हेल्थ बेनिफिट्स। तो ये एक विशेष रूप से महाकुंभ के परिप्रेक्ष्य में ये होने वाली 2 दिवस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी पर तो आमंत्रण के लिए मैं आपको धन्यवाद भी प्रकट करता हूं। आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं और मंच पर जो विशेष अतिथि है उनको भी मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। आप सभी को धन्यवाद प्रकट करता हूं। और कुंभ में जो होने वाला चीज, जो बेनिफिशियल
आइटम्स जो है उसके बारे में भी चर्चा होगा। जो वाटर पोल्यूशन के बारे में जो कुछ साइंटिस्ट जो राइज करते हैं उसका भी हम लोग समाधान कैसा निकाल सकते हैं, आने वाले साइंटिफिक सेशंस में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस संदर्भ में मैं अधिक समय ना लेकर के तो यहाँ पर मुझे बुलाने के लिए प्रदीप राव जी को, उनके जो टीम मेंबर्स को, आप सभी को धन्यवाद देते हुए विराम करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।